यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड बा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की। तो खंड का में जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, और कहाँ से पूछे जाते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के विकास से। तो स्मृति की रेखाएं कृति है, जैनेन्द्र कुमार की है, मोहन राकेश की है, महादेवी वर्मा की है, राय कृष्णदास की है। कमेंट करेंगे। स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों सदल मिश्र सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का गा है। तपोभूमि रचना किस विधा की है? ये निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या फिर कहानी है? तो तपोभूमि उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का। साहित्य लोचन के रचयिता हैं, साहित्य लोचन के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, श्याम सुंदर दास हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो इसका सही हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अंगा नंबर है, प्रश्न नंबर 1 का अंगा। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ से पूछे जाते हैं? हिंदी पद्य साहित्य के विकास से। तो यहाँ पर देखेंगे, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, हमारा मसीहा है, कलम का मजदूर है, नीड़ का निर्माण फिर है या यूरोप की यात्रा है? तो मेरे प्यारे बच्चों गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यूरोप की यात्रा, तो यूरोप की यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है और ये यात्रा वृत्तांत है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर जीवनी है प्रेमचंद की और इसको लिखा है मदन गोपाल ने। ठीक है, हमारा मसीहा, हमारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर की। नई कविता युग की रचना है, तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, इसको याद रखेंगे। पुरुरवा, पुरुरवा मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, पुरुरवा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रलय सृजन, प्रलय सृजन किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की। यामा महाकाव्य महादेवी वर्मा का है। ठीक है, तो नई कविता युग के रचना कौन सी है? खुशबू के शिलालेख, और खुशबू के शिलालेख का रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का गा देखेंगे। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है और ये रेखा चित्र पर आधारित रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी है। ठीक है, अमृत राय की। ठीक है, और मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की रचना। किसकी है? विशाख दत्त की। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता ये निबंध है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अंगा नंबर है। धूप और धुआं रचना है, किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। इसमें क्या पूछ रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है गद्यांश, 2 गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके आपको एक करना रहेगा। ठीक है, और 10 नंबर का होगा। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 2 नंबर आपको मिलेगा। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे गद्यांश को पढ़ते हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा?
लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वसुंधरा शब्द मिल गया है, धरती शब्द मिल गया, माता शब्द मिल गया, पृथ्वी शब्द मिल गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो हमने बता दिया ना, धरती शब्द मिल जाए, माता शब्द मिल जाए, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, ठीक है, जन शब्द मिल जाए, तो आप समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे? रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो अभी आपने पढ़ा था धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। तो अभी आपने पढ़ा था पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। इसके बाद अभी आपने पढ़ा था भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी अर्थात पृथ्वी की जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है इसको देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, केवल आपको पैराग्राफ पहचानना आना चाहिए और अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। इस अंश में बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वह सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकें। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला देखते हैं क्योंकि अथवा करके दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए अशोक शब्द से पता चल गया ना, ये अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है। तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है इसको देख लेते हैं। व्याख्या करना है पांडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। ठीक है, पांडित अर्थात विद्वता भी एक भार है, यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा व्यवहार, उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसको सर्वनाश कर दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। क्या पूछ रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का होता है। 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, आपको एक करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में लज्जा से युक्त कोई पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के। तो हे पवन, तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो तो गोद ले श्रांत होना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। ओठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना और ओठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना।
कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, यदि कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उसे ला करके गर्मी से तपी हुई स्त्री के ऊपर छाया करना और उसको सुख प्रदान करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो आपको सीधा सीधा लिख देना है। पवन दूत का पाठ का नाम है, शीर्षक का नाम है और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होता है किसान की बेटी या फिर कृषक की ललना। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद माने क्या होता है? बादल होता है, और कृषक ललना मतलब होती है किसान स्त्री। इसके बाद है राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। ठीक है, मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता दिया है, फिर अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, चित्रकूट में वनवासी राम की कुटिया के सामने शाम के समय भरत सहित सभी लोगों की सभा प्रारंभ हुई। उस समय ऐसा लग रहा था मानो नीले बितान के तले, नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे दीप बहु जागे, बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा उठे हों, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे हुए, परिणाम औत्सुक उन भयातुरों के थे हुए। यानी उस सभा का देवतागण उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और खिले हुए करौंदे के बगीचे से वायु रह रह करके मंद मंद गति से आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और सभी को सभा में बैठे सभी लोगों को महका महका करके पूर्ण रूप से पुलकित कर रही थी। ठीक है, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वह स्थान साक्षात चंद्रलोक बन गया था। वैसी स्वच्छ तथा निर्मल चांदनी अन्यत्र दुर्लभ थी, दूसरी जगह दुर्लभ थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी, उस वातावरण में राम अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है? देखिए पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। केकई का अनुताप शीर्षक का नाम है और कवि का नाम है क्या? मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। भरत किससे लेने चित्रकूट गए हुए थे? राम को। अयोध्या का राज्य किससे मिला था? तो भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नित जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें से हम आपको पढ़ाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। देखिए कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्रा था। इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये 1930 ईस्वी में से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी लघु कथाएँ भावपूर्ण और संस्मरण में राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक झांकी हैं। प्रभाकर जी की रचनाओं में भाषा शैली शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। इन्होंने ज्ञानोदय, नया जीवन एवं विकास नामक प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। इन्होंने लघु कथा, संस्मरण रिपोर्ट आज अनेक नई विधाओं में साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। इसके बाद आगे डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रभाकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। रेखाचित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में दीप जले शंख बजे, निबंध में क्षण बोले कण मुस्काए।
इसके बाद खा नंबर है 5 का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी जो धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनका साहित्य साधना रचना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके काव्य यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। रचनाओं में लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचना में लिखेंगे निहार, नीरजा, रसीम, दीपशिखा, यामा, सांदगीत। गद्य रचना में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके बाद है अगला 6 नंबर प्रश्न, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अथवा लाठी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर नामक कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन के संबंध समस्याओं पर आधारित है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग होकर घर छोड़कर शहर चला जाता है एवं निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। पहले मां की, फिर निर्मला की हृदयहीनता उसके बचपन तथा किशोरावस्था में बाधा बनती है। वह घर का सारे कार्य करता है, फिर भी उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित कर पीटा भी जाता है। फिर भी बहादुर का मस्त रहना तथा खुशी ढूंढ लेना उसके बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहन को द्वारा समाप्त करने का संदेश भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये भी 80 शब्द में लिखना रहता है और 5 अंक का रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये खंड काव्य होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है। तो खंड खा में क्या पूछ रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 2 गद्यांश दिए जाते हैं, 2 में से एक आपको करना रहता है, 7 अंक का होता है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, यानी संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा, भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्याप पाठकानाम हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा असाम मातरम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि संदर्भ लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे अंक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा वाला देखते हैं क्या है। महामना मदन यानी महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पट पत्रकार आसीत। यानी महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत, इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड़यमान पश्यत, यानी ये लोगों को जहाँ कहीं भी पीड़ित देखते थे, तत्रयो वहीं सा शीघ्रमेव उपस्थिता, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सर्वविधम सभी प्रकार से सहायता आक्रोश माने करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। फिर इसका देखिए खा नंबर क्या कह रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक का, 7 नंबर का। जल बिंदु निपातेन करमसा पूरिते घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, यानी सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है।
अथवा करके देखेंगे। सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर 9 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 4 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 करना रहता है, 2-2 अंक के होते हैं। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, दंडिना उक्तम संस्कृत नाम देवी वाक वाक्यांता महर्षिभिः, केन अमृतस्सु आशा नास्ति, वित्तेन अमृतस्सु आशा नास्ति, वर्षाकाले नगेंद्र कीर्षा भवन्ति, वर्षाकाले नगेंद्र रम्या भवति। इसके बाद है 10 का क, ख और गा। श्रृंगार अथवा करुण रस, यमक अथवा संदेह अलंकार, चौपाया अथवा कुंडली छंद। ठीक है, तो इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, तो आप उसको तैयार करेंगे। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान, अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 12 का पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधिविच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। बधुत्सवा का संधिविच्छेद है बधु प्लस उत्सवा। ठीक है, बधु प्लस उत्सवा। इसके बाद में स्वागतम का संधिविच्छेद सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। नायिका का संधिविच्छेद क्या होता है, ने प्लस अका, ने प्लस अका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भरपेट। तो भरपेट में समास है अव्ययीभाव समास, और अनुरूपम में समास है अव्ययीभाव समास। श्रेष्ठ पुरुषा, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों है बहुव्रीहि समास। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुषा इसमें कर्मधारय समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें 1-1-2 नंबर का होता है, कटुता, प्रभुता और गता। क्या, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। महत्वा, महत्व, कृत्वा। ठीक है, तो इनका आपको प्रत्यय बताना है। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।